हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 के पार्ट 1 को समझा था। उसमें हमने पढ़ा था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। भारतीय संविधान, मुख्य लक्षण। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जोर पकड़ चुका था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत प्लान किया कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. ब्रिटिश रूल के दौरान उन्हें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ता था जिनको वे खुद नहीं बनाए थे। रूल्स को बनाने में उनका कोई रोल नहीं था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. हमारे ऊपर ऑथोरिटेरियन रूल था, हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था। तो जब हम स्वतंत्र हुए तब हमारे लीडर्स को यह समझ में आ चुका था कि भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश बनाना है, जहां पे सभी नागरिकों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सभी को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा।
What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब ये सोचना था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे सेटअप किया जाए भारत में और वो कैसे काम करेगी, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's Constitution. इस काम को किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं किया, बल्कि लगभग 300 लोगों ने मिलकर किया, जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन चुके थे। वे सदस्य अगले 3 सालों तक मिलते रहे और भारतीय संविधान को तैयार करते रहे। ये काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. Constituent Assembly के मेंबर्स के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को एक ऐसे देश का संविधान तैयार करना था जहां पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति है। तो इन सबके बारे में सोच के संविधान तैयार करना था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना एक धर्म था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, उस वक्त भारत में बहुत सारी परेशानियां थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उस समय हमारा देश भारी उथल-पुथल से गुजर रहा था। The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन लगभग तय हो चुका था। कम्युनल राइट्स हो रहे थे। कुछ प्रिंसली स्टेट्स का फिक्स नहीं था कि वो क्या करेंगे। कोई पाकिस्तान में मिलना चाहता था, कोई भारत में मिलना चाहता था, कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और उस वक्त भारत की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत खराब थी। लोगों की दशा बहुत दयनीय थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. ये सारे फैक्टर्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने थे और उन्होंने इन सारे फैक्टर्स के बारे में विचार विमर्श करके संविधान को लिखा था। संविधान सभा के सदस्यों के सामने
ये सारे मुद्दे थे। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अपने काम को बखूबी पूरा किया और उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया। उसमें उन्होंने डाइवर्सिटी के प्रति सम्मान का भाव मेंटेन किया और नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व किया। लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर एराडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का फैसला लिया और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में लोगों के यानी आम जनता के क्रूशल रोल पे काफी जोर दिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया है। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाइल रीडिंग दीज कीप इन माइंड the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that the authors of this document were grappling with. अब हम भारतीय संविधान के की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसे पढ़ते हुए हमें वो सारे फैक्टर्स ध्यान रखने होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के सामने थे, जैसे डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिप्रेजेंटेशन। आगे के हिस्सों में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. जब हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे और इनको समझेंगे तो तभी हमें समझ आएगा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने स्वतंत्र भारत को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का प्रयास किया। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। हमारा पहला की फीचर है फेडरलिज्म यानी संघवाद। This refers to the existence of more than one level of government in the country. फेडरलिज्म यानी संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तरों पर सरकार का होना। इसका मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। In India, we have governments at the state level and at the center. भारत में सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। रूरल एरियाज में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में
पंचायती राज है और अर्बन एरियाज में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज है। इनके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ लिया है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। We looked at the functioning of the state government in your class 7 book, and this year we will read more about the central government. स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा था और क्लास 8 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. भारत में विभिन्न कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, सबके अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने एस्पिरेशंस हैं। इन सबके लिए अगर काम करना होगा तो सिर्फ न्यू दिल्ली में बैठ के सबके लिए डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होगी। हमें ये नहीं पता होगा कि वो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब ये था कि यहां शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। Instead, it was important to have another level of government in the states so that decisions could be made for that particular area. इसलिए सेकेंड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिसीजन ले पाएगी और इफेक्टिवली ले पाएगी, क्योंकि उन्हें अपने पर्टिकुलर एरिया के प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा। अब स्टेट में भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक रूरल एरिया या फिर एक अर्बन एरिया में क्या प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट वहां इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो इसलिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो अपने क्षेत्र के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. कुछ मुद्दों पर सभी स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन नेशनल कंसर्न वाले इश्यूज पे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ेगा। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लिस्ट that detail the issues that each tier of government can make laws on. संविधान में 7th शेड्यूल है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिया हुआ है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इन एडिशन,
The Constitution also specifies where each tier of government can get the money from for the work that it does. हमारे संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के हर टीयर को काम करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन, ग्रांट्स एक्सेट्रा। इसके साथ संविधान ये भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। अंडर फेडरलिज्म, द स्टेट्स are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well. फेडरलिज्म में यानी संघवाद में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स नहीं हैं, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है और उनको ऑथोरिटी और पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज या पॉलिसीज बनाए या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉज या पॉलिसीज बनाए, भारत के सभी लोगों को इन नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा सेकंड की फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन पद्धति। द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नमेंट के डिफरेंट टीयर्स में वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको लोग चुनते हैं। सेंट्रल लेवल पे लोकसभा इलेक्शन द्वारा, स्टेट लेवल पे विधानसभा इलेक्शन द्वारा। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफराज फॉर ऑल सिटीजन्स। भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को यूनिवर्सल एडल्ट सफराज देता है, यानी वयस्क लोगों को वोट डालने का अधिकार देता है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जब संविधान बना रहे थे तो उनका मानना था कि फ्रीडम स्ट्रगल ने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के लिए तैयार कर दिया है और जब सबके वोट की वैल्यू सेम होगी तो डेमोक्रेटिक माइंडसेट को प्रोत्साहन मिलेगा। जब सबके वोट की वैल्यू सेम होगी तो क्लास, कास्ट, जेंडर हायरार्कीज को तोड़ने में मदद मिलेगी। यहां पे सबके वोट की वैल्यू सेम होने का मतलब है कि कोई अगर अमीर व्यक्ति वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू भी सेम होगी और कोई गरीब व्यक्ति अगर वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू भी सेम होगी। तो इसकी वजह से जो क्लास, कास्ट और जेंडर हायरार्कीज हैं वो टूटेंगे। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। देखिए, जब आप वोट डालने के लिए लाइन में लगेंगे तो उस वक्त ना कोई कास्ट हायरार्की होगा, ना कोई क्लास हायरार्की होगा,
ना कोई जेंडर हायरार्की होगा। वहां पे सभी व्यक्ति बिल्कुल बराबर होंगे और सभी व्यक्तियों के वोट का वैल्यू भी सेम होगा। This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के द्वारा भारतीय लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होगा और वे इस प्रोसेस में अपना डायरेक्ट रोल निभा पाएंगे। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. देश के सभी नागरिक को चुनाव लड़ने का भी अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। These representatives are accountable to the people. ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स को लोग ही चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हमारा थर्ड की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे संविधान के अनुसार गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन यानी अंग हैं। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। These are the legislature, the executive and the judiciary. ये 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। The legislature refers to our elected representatives. लेजिस्लेचर यानी विधायिका में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेजिस्लेचर यानी विधायिका लॉस बनाती है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका काम होता है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉज को इंप्लीमेंट करना और शासन चलाना। यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल आते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. Judiciary में कोर्ट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक्सेट्रा। इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different powers. ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस डालेगी ताकि कोई भी ऑर्गन अपने पावर का मिसयूज ना करे। इन सभी ऑर्गन्स की पावर एक दूसरे से अलग अलग होगी।
सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of power between all three. जब सारे ऑर्गन्स की पावर एक दूसरे से अलग अलग है, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर चेक्स यानी अंकुश रख पाएंगे, ताकि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना करे। तीनों ऑर्गन बैलेंस में काम करे। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। Members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को डर था कि अगर एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो अपनी लेजिस्लेचर के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इग्नोर कर सकता है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। द असेंबली therefore included a number of provisions in the constitution to limit and control the action taken by the executive branch of government as a whole. इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान में ऐसे कई प्रावधान रखे जिससे एग्जीक्यूटिव के एक्शन को कंट्रोल किया जा सके और उसे लिमिट में रखा जाए। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। अब हमारा फोर्थ की फीचर है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कॉन्शियंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Colonial rule ने हमारे नेशनलिस्ट के मन में एक सस्पिशन यानी संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि अगर किसी को भी पावर और अथॉरिटी मिली तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए एक ऐसा रिटन सेट ऑफ राइट्स यानी लिखित अधिकार होने चाहिए जिससे पावर और अथॉरिटी का मिसयूज ना किया जा सके, लोगों को परेशान ना किया जा सके। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को बचाते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। यहां स्टेट से मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, यहां स्टेट से मतलब है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की डिफरेंट मशीनरीज। मतलब स्टेट में आपके गवर्नमेंट आएगी, एग्जीक्यूटिव आएगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट का कोई भी ब्रांच अपने मनमाने तरीके से पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करता है।
लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। Arbitrary, when nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice. This can be used to refer to rules that are not fixed or decisions that have no basis, etc. आर्बिट्ररी का मतलब होता है जब कुछ फिक्स ना हो और कोई व्यक्ति अपने मनमाने फैसले ले अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से। इसे ही आर्बिट्ररी यानी मनमानापन कहते हैं। मनमानापन, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहां नियम तय नहीं किए गए हों या जहां फैसलों का कोई आधार नहीं है उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन thus guarantees the rights of individuals against the state as well as against other individuals. फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को सिर्फ स्टेट से ही नहीं बचाता बल्कि दूसरे इंडिविजुअल्स से भी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their groups. संविधान में माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा की भी बात की गई है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हों या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हों। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूहों की रक्षा कर सके। द कंस्टिट्यूशन therefore also guarantees the rights of minorities against the majority. मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटीज को परेशान ना करे और माइनॉरिटीज को सारे अधिकार प्राप्त हो, इसका आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. डॉक्टर अंबेडकर जी का कहना था कि फंडामेंटल राइट्स का दोहरा उद्देश्य है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि देश के सभी नागरिक अपने अधिकारों को क्लेम कर सके। देखिए, अगर स्टेट किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और वो व्यक्ति अपने अधिकारों को क्लेम नहीं कर सकता तो फंडामेंटल राइट्स होने का क्या फायदा। इसलिए ये जरूरी है कि सभी नागरिक अपने अधिकारों की दावेदारी कर सके। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वो उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। एंड सेकेंडली, these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws. फंडामेंटल राइट्स का दूसरा ऑब्जेक्टिव है जिस भी ऑथोरिटी के पास लॉ बनाने का पावर है उसे चेक में रखा जाए ताकि वो अपने पावर का मिसयूज ना करे। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक सेक्शन भी मिलता है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Constituent Assembly के members ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के सेक्शन को इसलिए ऐड किया था ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंश्योर किया जा सके। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए किस तरीके से और कैसे लॉज बनाए जाएंगे, डीपीएसपी उसके लिए एज गाइड काम करता है। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब स्टेट के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लॉज और पॉलिसीज बना के इम्प्लीमेंट कर सके, तो इसलिए उन चीजों को डीपीएसपी में लिखा गया जो एक गाइड की तरह काम करता है और स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बनाता है ताकि वो अपने सिटीजन के लिए काम करे। संविधान सभा के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वलिटी आता है आपका आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। राइट टू इक्वलिटी कहता है लॉ यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं। समानता का अधिकार, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। सभी लोगों को लॉज ऑफ द कंट्री मतलब देश का कानून इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। स्टेट किसी भी नागरिक के साथ ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। सभी लोगों को पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों में जाने का बराबर अधिकार होगा, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो या शॉप हो एक्सेट्रा। बट प्राइवेट प्लेसेस में आप राइट टू इक्वलिटी बोल के नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट सोसाइटी हो गया, सिक्योरिटी रीजंस के वजह से आपको वहां रोका जा सकता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपसे मांगी जा सकती है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। एम्प्लॉयमेंट के मैटर में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं।
जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है। यह है आपका आर्टिकल 17। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। अब सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में। राइट टू फ्रीडम में है आपका राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यानी देश के किसी भी भाग में आने जाने तथा रहने की स्वतंत्रता, और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस यानी पेशा या कारोबार करने का अधिकार। लेकिन इन सब पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपको फ्रीडम मिला है, इसका मतलब आप मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण को स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है, फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा मजदूरी करवाना प्रोहिबिटेड है। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में आता है। रिलीजियस फ्रीडम is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess and propagate the religion of their choice. सभी नागरिकों को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा का धर्म अपनाने, मानने का अधिकार है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। फिफ्थ है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। The Constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. संविधान में कहा गया है कि सभी माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अपने कल्चर को डेवलप और प्रिजर्व करने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर सकते हैं। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दिस अलाउज सिटीजन्स
to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अगर किसी नागरिक को लगता है कि स्टेट ने उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है, तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 का यूज करके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 का यूज करके हाई कोर्ट में जा सकता है। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। देखिए, आर्टिकल 32 आपका एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ की फीचर है हमारा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इस्लाम को प्रमोट करता है, लेकिन भारत का कोई पर्टिकुलर रिलीजियन नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वो किसी एक रिलीजियन को प्रमोट नहीं करता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. एक देश का इतिहास ही डिटरमाइन करता है कि उस देश का संविधान कैसा होगा, क्योंकि लोग अपने इतिहास से ही सीखते हैं। आइडियल्स, प्रिंसिपल्स जो संविधान में होते हैं, वो एक देश के इतिहास से ही आते हैं। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी-कभी देश का इतिहास ये तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. संविधान उन आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस को तय करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके जरिए देश के नागरिक चाहते हैं कि वे देश में रहे। फॉर एग्जाम्पल, इक्वलिटी, लिबर्टी एक्सेट्रा। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाएं। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। Just like in the game of football, a change of constitutive rules will affect the game. Often, a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. जिस तरह फुटबॉल के गेम में कोई रूल चेंज होने से फुटबॉल के गेम में चेंज आ जाता है, वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेजर चेंजेस किए जाए तो देश के फंडामेंटल नेचर में भी चेंजेस आ जाते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। We saw this in the case of Nepal and how it needed to adopt a new constitution after it became a democracy. हमने चैप्टर 1 के पार्ट 1 में समझा था नेपाल के सिनारियो को कि कैसे डेमोक्रेसी बनने के बाद नेपाल में नए संविधान की जरूरत पड़ी। हम नेपाल में ये देख चुके हैं, वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी।
देश की जरूरतें जब बदली, देश को गवर्न करने के तरीके जब बदले, तब संविधान को अमेंड करने की जरूरत भी पड़ी और भारतीय संविधान समय समय पर अमेंड भी किया गया है जरूरतों के हिसाब से। राजनीति की नई चिंताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड above involve complicated ideas that are often not easy to grasp. ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। इन आयामों को हम लोग आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में समझेंगे। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। दिस डज नॉट रिफर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट शब्द स्टेट गवर्नमेंट को रिफर नहीं करता। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government. स्टेट शब्द को सरकार से अलग रखा गया है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। गवर्नमेंट लॉज को बनाती है और उसे इंप्लीमेंट करती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस। इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। द स्टेट, ऑन द अदर हैंड, refers to political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. स्टेट को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरह दिखाया गया है जो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले सॉवरेन यानी संप्रभु लोगों को रिप्रेजेंट करता है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सॉवरेन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इट रिफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल। सॉवरेन यानी संप्रभु का मतलब होता है स्वतंत्र लोग जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने हिसाब से देश चला सके और किसी बाहर के देश का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। संप्रभु, इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। वी कैन thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडियन स्टेट में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव स्टेट का एक पार्ट होती है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। द स्टेट refers to more than just the government and cannot be used interchangeably with it. स्टेट बड़ा है गवर्नमेंट से और इन दोनों शब्दों को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।